तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। ये है हिमालय पर्वत। ठीक है, कभी मौका मिले तो जाइए, घूम के आइए। लेकिन उससे पहले झारखंड का पारसनाथ घूम लीजिए। ठीक है, जो जो नहीं गए हैं पारसनाथ का एक बार सैर करें। चलिए शुरू करने वाले हम लोग SKMU दुमका हिस्ट्री का पेपर। ठीक है भाई, जल्दी से डाउनलोड हो जाओ यार। 48 MB का फाइल है, डाउनलोड होगा और हम लोग यहाँ से नोट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग मेजर पेपर 6, 7 और 8 तीनों कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब देख लीजिएगा, ये सब स्टूडेंट का है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें से कोई मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है बॉस। आई एम अ सिंगल पर्सन। हाँ, लेकिन डबल हो जाऊंगा, शादी करूंगा अब डायरेक्ट। अब गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं रहा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये मेजर पेपर 6 पहले सिलेबस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नोट्स पे जाएंगे। तो मेजर पेपर 6 में जो है आपका क्या है, तो यहाँ पे पढ़ना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1707 तक का। ठीक है, ये आपको पढ़ना है मेजर पेपर 6 में। मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से लेकर के 1947 तक का, यानी कि 1947 जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 तक का। उसके बाद मेजर पेपर 8 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, यूरोप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक यूरोप के बारे में। यूरोप, हाँ विदेश, यूरोप जाइएगा, यूरोप घूमने। हाँ, मौका मिलेगा तो जाइएगा। ठीक है, जहां पे नेपोलियन रहता था, फ्रांस, फ्रांस वो यूरोपियन कंट्री से, उसी सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जर्मनी, ये सब के बारे में। और कब तक का, तो 1789 से 1870 तक का इतिहास, कि यूरोप के देशों में 1789 से 1870 के बीच में क्या हुआ ऐसा कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो यही सब पढ़ना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि कोई दो यूरोपियन कंट्री का नाम बताइए, आपको मालूम है कि पूरे विश्व में 7 महादेश है, मालूम है ना जी। हाँ, एशिया महादेश सबसे बड़ा है, फिर कौन है, अफ्रीका। अच्छा, बड़ा सीरियल छोड़िए, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, और कौन है हमारा, तीन को याद नहीं, नहीं और याद है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5 गो हो गया। एक है अंटार्कटिका, जिसको श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। हालांकि ये सब नहीं पढ़ना है, नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई भी पूछ देगा। अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप, और अंतिम है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक देश भी है और एक महाद्वीप भी कहलाता है। ठीक है, चलिए, भारत एशिया महाद्वीप का पार्ट है और सबसे बड़ा महादेश भी है एशिया। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पे। अब हम लोग बात करते हैं SKMU दुमका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6, 7, 8 कंप्लीट नोट्स है यहाँ पे। और मैं इतना दावा ठोक के बोलता हूं कि अगर जो पढ़ लेगा मेजर पेपर 6, 7 और 8 का नोट, ठीक है, पक्का बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली मैच करेगा। ठीक है, क्यों क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय फ्रेंड्स, बिकॉज ये जो प्रिपेयर किए हैं हम नोट्स, ठीक है, वो आपके सिलेबस के बेसिस पे नोट किए, पूरा सिलेबस को ध्यान में रख के। ठीक है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या है। पहला है मेजर पेपर 6 मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, सबको मालूम है कि 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है और 15 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, नहीं मालूम है तो बता देता हूं। 5 मार्क्स के लिए आपका 100 से 150 शब्दों में आंसर करना है, और वही 15 मार्क्स के लिए आपको करना है, देखिए लिखने की स्पीड पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। 400 से 500 आपका लिखने की स्पीड है तो कम, स्पीड ज्यादा है तो 500 प्लस लिख दीजिए, लेकिन 600 ज्यादा नहीं लिखिएगा। 600 शब्द से ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी लिखने की स्पीड 7 मिनट प्रत्येक पेज पे, आप 7 मिनट में एक पेज लिख लेते हैं, तब तो फिर क्या बताएं, सुपर है आप। ठीक है, शक्तिमान है आप। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न आता है हिस्ट्रियोग्राफी सोर्स एंड अर्ली मुगल से। पहला प्रश्न है मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोतों का महत्व स्पष्ट करें। इंग्लिश में है डिस्कस द, अच्छा दोनों में है, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों में है। ठीक है, ऐसा देख के मत भाग जाइएगा हिंदी वाले। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मुगल थ्योरी। पूछा जा रहा है ये कि मुगल इतिहास जानकारी हमें कहां से मिलता है, तो कुछ ना कुछ किताब तो पढ़ के ही ना मिला होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट में आंसर किया है, आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में अपना दिमाग लगा के लिखिएगा। ठीक है, तो मुगल इतिहास अध्ययन में विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, इन्हें मुख्यतः साहित्य, पुरातात्विक और विदेशी वृत्तांत में बांटा जा गया है। ठीक है,
साहित्य मतलब किताब पढ़ के जो हमें जानकारी मिलती है उसका साहित्यिक स्रोत, जैसे बाबरनामा हो गया, हुमायूंनामा, अबुल फजल, अकबरनामा, जहांगीर का तुजू के जहांगीर, इन सब किताब में मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है, जिनमें प्रशासन हो गया, विजय, ठीक है, कौन विजय, किसके साथ विजय हुआ, किसके साथ हार हुआ, दरबारी जीवन विवरण, पूरा यहाँ पे डिटेल बताया गया है। पूरा तात्विक साहित्य जो उस टाइम पे बनाए गए हैं, कुछ हो गया, घर हो गया, भवन हो गया, मूर्ति हो गया, कुछ भी आर्किटेक्ट जो बनाए गए हैं अभी तक मौजूद है, वो इसके उदाहरण है। जैसे ताजमहल खुद एक उदाहरण है मुगल साम्राज्य का, ठीक है। शिलालेख, स्मारक, सिक्के, फरमान, राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी ये भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा विदेशी यात्री जैसे कि, एक मिनट, हाँ, हेलो हाँ मामी, माइक टम फोन करे ना, हमें तनी हिंदी आई गई। अच्छा है करनी बात, हम तनी ना हिंदी काम कर लगल है, ठीक। सॉरी, कॉल आ गया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है, और हम लोग इधर खोटा बोलते हैं तो खोटाई भाषा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि क्या क्या किताब पढ़ के हमें मुगल काल की जानकारी मिलती है। इसके बारे में आप लिख दीजिए डिटेल में कि बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के बारे में लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा लिखा गया है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस तरह से आपको और डिटेल में जानकारी लिखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रश्न ही है ना, कि प्रश्न मिल गया तो अब आपको आंसर भी मिल ही जाएगा। विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें कि बाबर कौन कौन सा युद्ध लड़ा। तो देखिए, बाबर जो है ना मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़ा, पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली, घाघरा चोली, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध लड़ा, प्रथम युद्ध बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने, 1526 में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया इसमें बाबर ने, और इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में अपना कब्जा जमाया। खानवा का युद्ध हुआ फिर कब, 1527 में, 1 साल बाद ही, ठीक है। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, यहाँ पे नहीं दिया गया है, 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध, और अंतिम में होता है 1529 में घाघरा का युद्ध, ठीक है, जिसमें अफगानों को पराजित किया, ठीक है। तो बाबर एक अच्छा शासक था, मतलब युद्ध कौशल के मामले में, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको हुमायूं के बारे में। अच्छा, एक बार जो है ना हायरार्की जान लीजिए। सबसे पहले आता है बाबर, ठीक, बाबर नाम भी रखता है डेंजर यार बाबर के बाद आता है इसका बेटा कौन, तो हुमायूं, ठीक है। हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन होता है, हुमायूं का बेटा होता है अकबर, जो ग्रेट के नाम से जाना जाते हैं, अकबर। अकबर बीरबल का सीरियल भी देखे होंगे ना, अकबर। अकबर अकबर जो थे एक इस्लाम है, लेकिन इन्होंने इनसे क्या जो बोलते हैं यार, राजस्थान राजपूत से शादी किए थे। मतलब अकबर जिसके साथ युद्ध जीत सकते हैं उसको जीतेंगे, और जिसको नहीं जीत सकते उसको वैवाहिक संबंध बनाते थे, ठीक है। राजपूतों से भी इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया। अकबर का बेटा हुआ, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनार चली डिस्को चली, ठीक है। तो वो सुने ना सलीम, यानी कि इनका नाम है जहांगीर, ठीक है। सलीम तो नाम था लेकिन वास्तविक नाम था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। तो अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर का बेटा फिर होता है शाहजहां, मतलब इन लोग फिर बन जाता है, ठीक है, जहांगीर। अच्छा, इसको मानिए ना, अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद जो बेटा होता है उनमें लड़ाई हो जाता है, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 2 बचता है, ठीक है। आप शाहजहां तक याद रखिएगा, इतना कम से कम याद रखिए, आपका मुगल पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि हुमायूं की उपलब्धियों तथा शेरशाह सूरी के प्रशासन प्रणाली के बारे में बताना है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी कौन था, तो बचपन में शेरशाह सूरी जो है ना, इसका नाम था, क्या नाम था यार, फरीद खान। शेरशाह सूरी इनको उपाधि दिया गया था। जब हम लोग बोलते हैं ना कि कोई अच्छा काम करता है तो उसको नाम देते हैं, तो शेरशाह सूरी जो है इसका वास्तविक नाम था फरीद खान। मैंने 12th में पढ़ा था। फरीद खान क्या क्यों नाम पड़ा शेर खान, तो फरीद खान जो है बचपन में एक शेर को मार गिराया था, ठीक है, इस कारण इसका नाम शेरशाह सूरी, यानी कि सूरी जगह का नाम है, शेरशाह इनको उपाधि दिया गया था, सूरी का था, ठीक है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है।
ये जो था ना हुमायूं को मार के भगा दिया था। फिर जब शेरशाह सूरी का डेथ हो जाता है उसके बाद फिर हुमायूं भारत वापस आता है। मतलब समझ रहे हैं, बिहार का आदमी जो है ना डेंजरे है भाई। एक बिहारी 100 पे भारी बोला जाता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, पढ़िएगा तो लगेगा कि फिल्मी दुनिया हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यूनिट 2 यहाँ पे है अकबर की धार्मिक नीति के बारे में परीक्षण कीजिए। एग्जामिन अकबर्स रिलीजन पॉलिसी। अकबर क्या करता था, इन्होंने एक धर्म अपनाया था, क्या उनका नाम था, उसका नाम था, क्या नाम था यार, हाँ अकबरी। क्या अकबरी, याद आ जाओ भाई, क्या जो था, आईने अकबरी। हाँ, आईने अकबरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। आईने अकबरी और दीन इलाही की स्थापना की। ठीक है, ये क्या है आईने अकबरी और दीन इलाही, इसमें व्यक्ति कोई भी धर्म हो वह अपना धर्म मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और इसी को आईने अकबरी या दीन इलाही कहा गया अकबर के शासनकाल में। ठीक है, हिंदू अपना धर्म माने, इस्लाम अपना धर्म माने, बौद्ध लोग अपना धर्म माने, जैन लोग अपना धर्म माने, पारसी अपना धर्म माने, यहूदी अपना धर्म माने, हर कोई अपना अपना धर्म मान सकता है आईने अकबरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सॉरी दीन इलाही के अकॉर्डिंग। ठीक है, आईने अकबरी किताब का नाम है। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 2, शाहजहां की उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशियाई नीति तथा उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्राइब शाहजहां नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एशियाटिक पॉलिसी एंड वॉर ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, आपका उत्तराधिकारी कौन है या आप किसके उत्तराधिकारी हैं उसको सक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड जो है आपको लिख के रखना है, इंग्लिश को पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़िएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़िएगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो केवल आंसर हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में ही लिखिए। ठीक है, लेकिन पढ़ाई दोनों में कीजिए ताकि आपको पकड़ मजबूत हो जाए दोनों भाषाओं में। ठीक है, अगला है औरंगजेब की दक्कन नीति और धार्मिक नीति के बारे में। देखिए, औरंगजेब जो था ना बहुत चतुर व्यक्ति था, और एक तरह से इनको जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर क्यों, पीर मतलब होता है भगवान बोल सकते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म में भगवान, तो जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि औरंगजेब की नीति जो थी बहुत भयानक थी यार, और अच्छा बोले या गंदा बोले हैं हम जज करने वाले होते कौन है, छोड़िए वो सब नहीं बात करेंगे। ठीक है, औरंगजेब की नीति बहुत क्रूर नीति थी और बहुत अच्छी भी थी टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इन्होंने जो औरंगजेब ने महाराणा प्रताप, ठीक है, उनको भी बंदी बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी मैं महाराणा प्रताप बोला, शिवाजी को इन्होंने बंदी बनाया था, शिवाजी को। ठीक है, चलिए सॉरी गलती बोला, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा, मुगल सम्राट की राज्य सत्ता के सिद्धांत तथा प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी प्रथा के बारे में आपको पढ़ना है। मुगल सम्राट के बारे में पूरा का पूरा, मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में इस पेपर में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला हमारा है यूनिट 3, इसमें पूछा गया है मुगल काल में भाषा, साहित्य, चित्रकला के विकास पर चर्चा करें। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड पेंटिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, तो मुगल काल के समय में चित्रकला का विकास पर चर्चा करना है, भाई चित्रकला कैसे बना, ये सब वगैरह वगैरह। और एक चीज जान लीजिए, मुगल काल में सबसे ज्यादा जो चित्रकला प्रेमी था वह था कौन, मालूम है, जहांगीर। जहांगीर मुगल काल का सबसे बड़ा पारखी था। ठीक है, यह चित्रकला में बहुत माहिर था। उस टाइम पे जो है चित्रकला को सबसे प्रायोरिटी दिया गया था जहांगीर के टाइम में। स्थापत्य कला में मुगलों के योगदान के बारे में बताना है, और स्थापत्य कला में इंडो इस्लामिक शैली अपनाएगा। इंडो इस्लामिक मतलब इंडियन और इस्लामिक दोनों मिलके उन लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसको इंडो इस्लामिक बोला गया, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है इसमें। अगला है धार्मिक पहचान के निर्माण की व्याख्या कीजिए। सिख, कबीरपंथी और दादूपंथी के बारे में। तो उस टाइम पे जो है ना कबीरदास भी फेमस हो गए थे, सिख भी फेमस थे और दादूपंथी भी फेमस थे। दादू कौन बोलिएगा, दादू मतलब दादाजी नहीं रे भाई एक व्यक्ति है दादू, उनका नाम है। ठीक है, साधु टाइप से व्यक्ति है, साधु महात्मा बोलेंगे। ठीक है, जिनके वचन जो है कोटेशन बहुत डेंजर डेंजर है। ठीक है,
बहुत जीवन प्रेरणादायक है, पढ़िएगा दादू के बारे में कभी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, मुगल अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, कृषि, व्यापार और कुटीर उद्योग के बारे में बताना है, और उस टाइम पे शहर कैसे थे ये भी बताना है। ठीक है, अंतिम यूनिट जो है मेजर पेपर 6 का, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की चर्चा करें। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया मुगल एम्पायर, ठीक है, ये बताना है। दूसरा प्रश्न है कि बाद के मुगल पर टिप्पणी करें, राइट और नोट ऑन लेट मुगल, ठीक है, जिसमें बहादुर शाह जफर 2 आता है। मराठा और सिख शक्ति के बारे में बताना है। ठीक है, अगला हमारा भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, जिसमें कि पुर्तगाली आता है। सबसे पहले वास्को डी गामा आता है 1498 में, कालीकट बंदरगाह में उतरता है, केरल का कालीकट बंदरगाह, वर्तमान इसका नाम कोचिकोड है। फिर फ्रांसीसी आते हैं, डच आते हैं, डेनिश आते हैं, और लास्ट में आते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहां से आता है मेजर पेपर 7 शुरू। मेजर पेपर 6 कितने पेज का है, तो मेजर पेपर 6 22 पेज का है। ठीक है, 22 पेज पढ़िए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेजर पेपर 7 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, कब से 1858 से लेकर के 1947। इसमें आपको पूरा भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। इसको हम यह भी बोल सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, यानी कि कैसे भारत का व्यक्ति अपने राज्य को लेने के लिए, अपने ब्रिटिश शासन से राज्य को छुड़ाने के लिए जागरूक हुए। फिर ब्रिटिश की फूट डालो राज करो नीति, यानी कि 2 लोगों को लड़ा दो और आपस में फिर राज करो, ये अंग्रेजों ने अपनाया। रूल एंड डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885, ए.ओ. ह्यूम और डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके प्रथम अध्यक्ष, इन सब के बारे में जानना है। दादा भाई नौरोजी का जो बताए थे कि अंग्रेज कैसे हम लोगों पे शासन कर रहा है, ठीक है, वो सब पढ़ना है आपको। उग्रवाद का उदय कैसे हुआ और सूरत विभाजन कैसे हुआ 1907 में, यह भी पढ़ना है। बकरी तो बहुत जोर से चिल्ला रहे यार। मुस्लिम लीग का जन्म कैसे हुआ, मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी था जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रभावी था। ठीक है, और सांप्रदायिकता का उदय, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है होम रूल लीग के बारे में। होम रूल लीग क्या है, देखिए, होम मतलब घर, ठीक है, रूल लीग यानी कि घर में रहने के लिए कुछ रूल नियम बताएंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है होम रूल लीग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और गरम दल नरम दल दोनों के बारे में पढ़ना है। फिर गांधी जी के बारे में पढ़ना है, गांधी जी का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, 1915 में जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, और फिर उन्होंने अपना शुरू करते हैं आंदोलन। पहला आंदोलन है बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1920 से 22 तक, इसके बारे में जानना है। ठीक है, फिर साइमन कमीशन के बारे में, साइमन गो का नारा दिया। ठीक है, साइमन गो, नेहरू रिपोर्ट, इन सब के बारे में पढ़ना है। साइमन कमीशन 1927 में आया, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना है फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, जिसमें नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया था, इस कारण इस आंदोलन को चलाया गया। फिर उसके लिए 1930 में महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया। 1931 में यह शांत हुआ, कब, जब गोलमेज सम्मेलन, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज मतलब राउंड टेबल था और इसमें चारों ओर व्यक्ति बैठे थे, इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया। गोल गोल मेज था और उसमें व्यक्ति बैठे थे। 3 को गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931, 32 और 33। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और केवल एक व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। वो कहते हैं कि भाई जो भी हो, कोई जाए चाहे, हम एक बार जान के सुन के आता है कि उन लोग क्या बोलता है। मैं भी होता तो शायद यही करता कि भाई चलो ना यार, घूम के पहले समझेंगे पूरा बात कि क्या बोल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी किसी भी चीज को इनकार मत कीजिए, पूरा बात सुनिए, समझिए और देन अपना जो है डिसीजन दीजिए। तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन पे शामिल हुए थे। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया कि अब बेटा करो या मरो, अब 2 ही रास्ता बचा है। ठीक है, फिर 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया भारत में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। देन कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और ये कैबिनेट मिशन इसलिए लाया गया क्योंकि भारत को आजाद करना था 1947 में,
और अंग्रेजों ने बोला कि हम भारत को आजादी तो देंगे, छोड़ के तो हम लोग जाएंगे भारत को, लेकिन आपको एक संविधान बनाना होगा और उस संविधान के तहत भारत को चलाना होगा। ठीक है, तो उसीलिए कैबिनेट मिशन आया। फिर माउंटबेटन योजना आया, जिसमें भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कि बेटा हम जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन भारत को ना तबाह करके जाएंगे। अंग्रेज लोग यही किया, भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बंट गया। पहले देखिए, भारत जो है, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों एक था। ठीक है, ढाका जो था, ढाका बहुत बड़ा शहर था भारत का उस टाइम पे। ठीक है, और कराची और इस्लामाबाद, ये सब जो है बहुत फेमस शहर था भारत का। लेकिन जब गदर मूवी आपने देखा होगा, 1947 में जब बंटवारा हो गया, तब बंटवारा इस आधार पे हुआ कि जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम है उसको पाकिस्तान बोला जाए। तो पाकिस्तान जो है 1947 में इस तरह से भारत है, यहाँ पे इस साइड में कराची और इस्लामाबाद साइड में, ठीक है, सिंध साइड में सबसे ज्यादा इस्लाम थे, तो इसको पाकिस्तान बोला गया। और वर्तमान जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान हुआ 1971 में, क्योंकि पाकिस्तान दो भागों में बटा था उस टाइम पे। ठीक है, एक भाग यहाँ तो एक भाग वहां। तो 1971 में विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तानी लोग बोलने लगा, ठीक है, कि भाई हम पाकिस्तानी उसी को बोलेंगे जो लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करेगा। और बांग्लादेश में बांग्ला चलता था। ठीक है, तो बांग्लादेश लोग बोलने लगे क्या हम लोग तो पाकिस्तानी नहीं है? तो बोला नहीं, तो तुम लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करो। तो भाई कोई भी अपना भाषा का प्रयोग करना नहीं छोड़ेगा। हम बोले तो खोटा, तो हम खोटा बोले छोड़ दे, नहीं छोड़। ठीक है, तो कोई भी अपना मातृभाषा को नहीं छोड़ता है, मदर टंग भाषा को नहीं छोड़ता है। तो बांग्लादेश वालों ने भी नहीं छोड़ा। फिर अंत में 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध हुआ। भारत ने इसकी मदद की और इसको अलग कर दिया कि चलो भाई तुम भी अलग हो जाओ। तो ये तीन भागों में वर्तमान में बढ़ गया। नहीं तो ये तीनों देश, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत था। इससे पहले जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी भारत था। कब मालूम है? जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पे अफगानिस्तान भी भारत था। समझ सकते हैं कितना बड़ा था भारत बेटारी। ठीक है, मानना पड़ेगा उनको। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को। ठीक है, अशोक सबसे डेंजर था और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसका बीच बीच में आता है बिंदुसार, अशोक का बाप और चंद्रगुप्त मौर्य का। अच्छा, इसको समझ लीजिए पहले। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये मौर्य वंश की स्थापना की। भारत के प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बेटा होता है कौन? बिंदुसार। नाम अगर बिंदु हटा दीजिएगा तो क्या लगता है? सार भाग सार, दूरसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, और इसका बेटा होता है फिर अशोक, जो ग्रेट है, भारत का सबसे बड़ा राजा है, सबसे महान राजा है। इसी के आधार पे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र रखा गया है। ठीक है, अशोक द ग्रेटर, अशोक महान के नाम से जाना गया। फिर आपको पढ़ना है सांप्रदायिकता का विकास और मुस्लिम सांप्रदायिकता के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपका मेजर पेपर 8 फिर शुरू होता है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप के बारे में जानना है, जिसमें आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना होगा, नेपोलियन के बारे में पढ़ना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, राष्ट्र सभा के बारे में पढ़ना होगा। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का नाम है ज्ञान सागर, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो कर लीजिएगा। उसी में आपको सारा चीज कंटेंट मिलेगा। ये ऐप का लोगो देख लीजिए। ऐप का प्राइस है 60 रुपया। एक बार पेड कीजिए, फिर आपका ऑल टाइम फ्री हो जाएगा 4 साल के लिए। सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 सब फ्री में मिल जाएगा। एक बार परचेज करना होगा ऑल सब्जेक्ट। ये ज्ञान सागर ऐप का लोगो है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सब पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा और लिंक भी आपको ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद आपका जो जल्दी से मैं कोशिश करूंगा माइनर पेपर लाने का, माइनर पेपर MN2 भी, जो भी जिनका है एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। और जो लोग लास्ट तक देखे हैं उनको ऑल द बेस्ट। हमारा आज का प्रश्न है, चलिए देखते हैं कौन बता पाएंगे। ठीक है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? हु इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम कानून मिनिस्टर कौन थे? लॉ मंत्री कौन थे? ठीक है, कानून मिनिस्टर अभी हट गया है, अभी नहीं है। उस टाइम पे कौन थे सबसे पहले? देखते हैं। इससे दो चीजें पता चलता है कि आपका नॉलेज है और दूसरा चीज ये कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।